अध्याय 14 देवदूत की कहानी। श्रीमान कॉक्स। जस्टिन के अचानक प्रकट होने से जेसी आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने तुरंत एक चापलूसी भरी मुस्कान बिखेरी और पूछा, तुम यहां क्यों हो? मार्टिन समेत वहां मौजूद सभी लोगों के हाव भाव में हल्का फुल्का बदलाव दिखा। ऐसा लगता है कि मिस्टर कॉक्स, उन्होंने सोचा, श्रीमती लियो के पक्ष में खड़े होने के लिए यहां हैं। मुझे यहां क्यों नहीं होना चाहिए? जस्टिन ने अपनी आंखों में खतरनाक चमक के साथ कहा। मैं इसे मिस नहीं करना चाहूंगा। अब तुम्हारी महानता को देखने का मौका मिलेगा। क्या मैं चाहूंगा? जस्टिन ने धमकी भरे अंदाज में अपना माथा ऊपर उठाया। कौन थे आप? अभी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं? जस्टिन को इस बारे में पता भी नहीं चलता अगर उसने यहां निगरानी के लिए लोगों को तैनात न किया होता। समारोह। जेसी और मार्टिन दोनों ही अचंभित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह अचानक से क्यों बचाव कर रहा था। फोर्ड्स, रेबेका और कैरोलिन भी उतनी ही हैरान थी। वे दोनों अब अविश्वास से लियो को देख रही थी। उनकी आंखों में रेबेका के मामले में यह बात खास तौर पर स्पष्ट थी। जब उसे याद आया तो वह दंग रह गई। उसने जस्टिन के बगल में चलते हुए एक आकृति देखी थी। उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि लियो यहां उससे मिलने आया था। कोई व्यक्ति। क्या ऐसा हो सकता है कि वह जस्टिन कॉक्स से मिलने के लिए यहां आए थे? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जस्टिन की तीखी निगाहों से जेसी को पसीना आ गया। यह एक गलती थी। बस एक गलतफहमी थी। आज की नीलामी की जिम्मेदारी तुम्हारी है, जेसी। जस्टिन ने जेसी को ठंडी निगाहों से देखा। तो तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। निष्पक्ष और निष्पक्ष। क्या मैं स्पष्ट हूं? जरूर, मैं समझता हूं। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मिस्टर कॉक्स। कैरोलिन और रेबेका ने अपना पुराना विचार तब छोड़ दिया था जब उन्होंने जस्टिन को लियो का जिक्र करते नहीं सुना था। उनका मानना था कि वह यहां केवल इसलिए आए थे क्योंकि वह सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति थे। तभी जस्टिन ने संतोष में सिर हिलाया। उसे अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, वैसे मैंने हाल ही में यह इमारत बेची है। अब मैं इसका मालिक नहीं हूं, सिर्फ एटलस का अल्पसंख्यक शेयरधारक हूं। अब सुंदरता। क्या? जस्टिन के शब्द एक पत्थर की तरह थे जो हजारों लहरें पैदा कर रहे थे। जेसी, मार्टिन और यहां तक कि कैरोलिन भी और रेबेका हैरान थे। वे मन ही मन बुदबुदाए, जस्टिन ने इसे बेचा? किसे? अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य केंद्र का अचल संपत्ति मूल्य बहुत अधिक था। निश्चित रूप से आप मजाक कर रहे हैं, मिस्टर कॉक्स, जेसी ने कहा। उसे इस पर यकीन नहीं हुआ। उसने इस पर यकीन करने से इनकार कर दिया। क्या मैं ऐसा लग रहा हूं कि मैं इस बारे में मजाक करूंगा? जस्टिन ने भावशून्यता से कहा। और आपकी जानकारी के लिए, खरीदार, इस केंद्र को वह अपने व्यवसाय का एक और हिस्सा मानते हैं। वह बहुत व्यस्त व्यक्ति भी हैं और मैं गुमनाम रहना पसंद करूंगा। जस्टिन ने जाने से पहले जेसी के कंधे को हल्के से थपथपाया। मिस्टर वॉटसन, क्या हमें अभी भी जाना होगा? लियो ने जेसी के पास जाकर मुस्कुराते हुए पूछा। हम्फ। यह तो बस यूं हुआ कि मिस्टर कॉक्स वहां से गुजरे और उन्होंने आपकी जान बचा ली। फोर्ड परिवार ने अभी के लिए एक गोली को चकमा दे दिया। यह कोई मायने नहीं रखता। वर्जिल कॉर्पोरेशन आज भी एक मजाक की तरह है। आयोजन। मार्टिन उदास भाव से मंच से नीचे उतरे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी योजना सफल हो जाएगी। फोर्ड को अयोग्य ठहराने का प्रयास विफल कर दिया गया। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा, यदि फोर्ड को उचित मौका दिया जाए तो भी वे इसे गवा देंगे। इस पर मार्टिन को थोड़ी राहत महसूस हुई। इसके बाद बोली जारी रही। अगला नाम फोर्ड परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाली वर्जिल कॉर्पोरेशन का है, जेसी ने अनिच्छा से घोषणा की। लियो खाली हाथ मंच पर चला गया। तुम्हारा प्रस्ताव कहां है? जेसी ने झुंझलाहट में पूछा। मेरे पास कोई प्रस्ताव नहीं है, न ही कोई फ्लैश ड्राइव है, लियो ने ईमानदारी से जवाब दिया। क्या? कोई प्रस्ताव नहीं?
सभी लोग दंग रह गए और फिर कमरे में जोरदार ठहाका गूंज उठा। अगर आपके पास कोई प्रस्ताव नहीं है तो आप यहां क्या कर रहे हैं? हमारा कीमती समय बर्बाद करने के लिए? अब नीचे आओ, अपने आप को मूर्ख मत बनाओ। फोर्ड परिवार इस कूड़े के टुकड़े के साथ राख से उठ खड़े होने के बारे में भूल सकता है। कार्यक्रम स्थल पर उपहास और ताने का दौर शुरू हो गया। जेसी और मार्टिन दोनों के चेहरे पर भाव थे। इस बिंदु पर उन्हें फोर्ड को बर्बाद करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। वे चीजों को बर्बाद करने का एक अच्छा काम कर रहे थे। उनकी अपनी योग्यता। कैरोलीन का चेहरा भूत की तरह पीला पड़ गया था, लेकिन रेबेका ने उसके हाथों को कसकर पकड़ रखा था, जिससे वह आगे नहीं बढ़ सकी। आवेग में आकर कुछ कहना, लेकिन लियो ने ऐसे कहा जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। परफ्यूम एंजेल सुश्री द्वारा डिजाइन किया गया था। हेंडरसन ने खुद कहा था, और यह बहुत मेहनत और शिल्प कौशल का परिणाम था। इसलिए मेरा मानना है, जब उन्होंने इसे डिजाइन किया था तो उनके दिमाग में एक बहुत ही खास विचार था। उन्होंने इस बोली की स्थापना क्यों की? आज का दिन यह देखने का है कि किसकी योजनाएं उनकी योजनाओं के अनुरूप हैं। भीड़ ने लियो के शब्दों पर उपहास किया और सोचा, यह कौन नहीं जानता। इस बीच लिडिया और एक सुंदर सज्जन बैठक कक्ष में खिड़की के पास बैठे थे। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य केंद्र की 87वीं मंजिल पर उसके बगल में बैठा आदमी एक बढ़िया सूट और रोलेक्स घड़ी पहने हुए था और आराम से एक कप शराब पी रहा था। अर्ल ग्रे चाय। यद्यपि उनके चेहरे की विशेषताओं को नाजुक नहीं कहा जा सकता था, फिर भी उनमें वास्तविक करिश्मा था और वे देखने में बहुत आकर्षक लगते थे। डेजी की तरह ताजा। उसने अपनी आंखें लिडिया पर टिका दी, जैसे कि वह किसी अनमोल खजाने की प्रशंसा कर रहा हो। दूसरी ओर लिडिया अपने लैपटॉप पर बोली की लाइव स्ट्रीमिंग को ध्यान से देख रही थी। जब उसने लियो को फोर्ड परिवार की ओर से मंच पर आते देखा तो वह थोड़ा उदास हो गई और इससे उसके अन्यथा शांत आंतरिक भाग में एक छोटी सी हलचल। जब तुम काम करती हो तो बहुत सुंदर लगती हो, उस आदमी ने दिल से उसकी तारीफ की। लिडिया ने उसकी ओर एक नजर डाली और शांति से कहा, पीटर, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मैं अपने कार्यालय वापस जाना चाहती हूं। और कुछ कहना ही क्या है, तुमसे मिलना मेरे दिन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसने कप नीचे रख दिया और मुस्कुराते हुए कहा। लिडिया का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने अधीरता से कहा, मैं इसे फिर से दोहराऊंगी, मैं शादीशुदा हूं और मेरा एक बच्चा है। इसके अलावा तुम सचमुच मेरी पसंद की नहीं हो। इस तरह के क्रूर और सीधे इनकार से पीटर स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्द ही उसने अपना संयम संभाल लिया। लिडिया, झूठ मत बोलो। मेरे लिए 5 साल पहले ही आप पर एक बदमाश ने हमला किया था। एमरडेल में हर कोई जानता है कि आप नहीं हैं, एक पति है। उसने जो कहा उससे लिडिया का दुखता हुआ भाव प्रकट हुआ। उसका चेहरा पूरी तरह से ठंडा हो गया। पीटर ने उसे नरम आवाज में दिलासा देते हुए कहा, लिडिया, मुझे तुम्हारे बच्चा पैदा करने से कोई ऐतराज नहीं है। मैं इसे स्वीकार करने को तैयार हूं। एमिलिया, उसके पिता भी बन सकते हैं। उसके पिता? लिडिया का चेहरा और भी ठंडा हो गया। उसने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा, माफ करना, तुम्हें नहीं पता। वह इस विशेषाधिकार की हकदार है। उसके जैविक पिता शहर में वापस आ गए हैं। इतना कहकर वह बैठक कक्ष से बाहर चली गई। पीटर अकेला रह गया। उसकी आंखों में हत्या की मंशा झलक रही थी। लिडिया राष्ट्रपति के कार्यालय में वापस आ गई और उसकी नजर लैपटॉप पर लियो पर टिकी थी। तराशे हुए चेहरे वाले व्यक्ति ने कहा, तुम्हें इस परफ्यूम एंजल और एंजल में फर्क नहीं पता है। दूसरों को भी ऐसा ही लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। आगे मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक लापरवाह दोषी व्यक्ति की कहानी। पति